जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में देश के सबसे बड़े लंबे पुल अटल सेतु का शुभारंभ किया है, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। और कल नासिक में उन्होंने रोड शो भी किया। उन्होंने मुंबई में ईस्टर्न फ्रीवे ऑरेंज गेट को मशीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग की भी कल आधारशिला रखी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश भर के मंदिरों और तीर्थ स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाने की बात सरकार ने कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले कल 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जो अनुभव उन्हें हो रहा है वैसा जीवन में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने नासिक में धाम पंचवटी से अनुष्ठान शुरू किया, जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान राम ने वहां लंबा समय व्यतीत किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऑडियो संदेश में कहा है कि शास्त्रों में प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों के वास्ते सख्त और कठिन दिशा निर्देश का वर्णन किया गया है। वह आध्यात्मिक यात्रा के कुछ विद्वानों के मार्गदर्शन में इस विशेष अनुष्ठान को शुरू कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, मैं भावुक हूँ और भाव विभोर भी हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं भावुक हूँ और भाव विभोर भी हूँ। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ जिस स्वप्न को अनेक पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, उन्हें उसे साकार होते हुए देखने का सौभाग्य भी मिल रहा है। और आपको बताते चलते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो अनुष्ठान शुरू किया है, उसी के बाद प्राण प्रतिष्ठा के लिए वैदिक विधि विधान से यम नियमों का पालन करते हुए उन्होंने कई कार्य शुरू किए हैं। इस दौरान वह उपवास भी अब रखेंगे। अनुष्ठान की शुरुआत उन्होंने नासिक के पंचवटी से कर ही दी है और प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर ऑडियो संदेश भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पावन पंचवटी में प्रभु राम ने काफ़ी वक्त बिताया था, इसलिए अनुष्ठान की शुरुआत वो यहाँ से उन्होंने करी है। उन्होंने कहा, जब मैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए गर्भगृह में रहूँगा तो 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा उनके साथ रहेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर 22 जनवरी तक देश के सभी तीर्थ स्थलों व मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाए। इसके लिए सभी देशवासियों से उन्होंने श्रमदान करने की भी अपील की है। आपको ये भी बताते चलें कि अयोध्या में जिस राम मंदिर का 22 तारीख को सबको इंतज़ार है, विश्व उसकी उत्तर प्रदेश को एक नई ऊर्जा के साथ देखेगा। और ऐसी मान्यता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने कहा है, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध श्राव, अर्थात महान कीर्ति वाले इंद्र हमारा कल्याण करें। यह प्रथम पंक्ति है उस स्वास्तिवाचन की जो सनातन धर्म में सदियों से यह शुभ कार्य के पहले वाचित होता है। इसके वाचन के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभागार में प्रवेश किया और कल उन्होंने श्री रामोत्सव सबके राम का आयोजन स्थल जय श्री राम से गूंज उठा। और उन्होंने एक कार्यक्रम में ये भी कहा कि आप सबकी तरह उन्हें भी 22 जनवरी की बहुत प्रतीक्षा है। हर्षपूरित करल ध्वनि से उन्होंने इस पर लोगों की सहमति भी प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को दिए जा रहे मानदेय को देश के वित्तीय इंडेक्स के अनुसार जीवन यापन के लिए जरूरी धनराशि से काफ़ी कम माना है और शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने पर विचार कर निर्णय लेने के लिए भी राज्य सरकार को 4 हफ्ते में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उम्मीद जताई है
कि उच्च स्तरीय कमेटी अगले 3 माह में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर नियमानुसार शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाने पर उचित निर्णय लेगी। यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने जितेंद्र कुमार भारती के अलावा 10 याचिकाओं के निस्तारण करते हुए कल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की उम्मीदें युवाओं के चरित्र, प्रतिबद्धता और बौद्धिकता पर टिकी हैं। यह दायित्व युवाओं के कंधों पर है कि अमृत काल में देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। देश का अंदाज और मिजाज युवा हैं। देश वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहा है। भारत दुनिया के 5 शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देश बन गया है। इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। उन्होंने युवाओं की प्रतिबद्धता और क्षमता के कारण यह बताया कि यह शीर्ष 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम की सूची में शामिल किया गया है। कल राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यह विचार मुंबई में व्यक्त किए। लोकसभा चुनाव की बात इस समय चर्चा में है और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए जो कड़े प्रावधान तय किए हैं, उसका असर पार्टी के 40% सांसदों पर पड़ सकता है। पार्टी ने इस बार बेहद कम अंतर से जीत हासिल करने वाले और लगातार 3 चुनाव जीतने वाले तथा 70 से अधिक उम्र वाले और अति सुरक्षित सीटों पर अपवाद स्वरूप ही वर्तमान सांसदों को उतारने की बात की चर्चा चल रही है। वर्तमान में ऐसे सांसदों की संख्या करीब 130 है। मिशन 2024 की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए टिकट वितरण में सबसे अधिक सावधानी बरतने की बात कर रही है। पार्टी की योजना न्यूनतम अंतर से जीत वाली सीटों और कठिन सीटों पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तर्ज पर दिग्गज चेहरे को उतारने की है। सत्ता बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का खास फोकस उन 344 सीटों पर है जहां पार्टी को बीते 3 चुनाव में कभी न कभी जीत हासिल हुई है। अभी देश में स्वच्छता की रैंकिंग की बात की जा रही है और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो स्थानीय निकाय हैं उनकी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट जारी हो गई है, जिसमें 1 लाख से 3 लाख की आबादी वाली नगर पालिका परिषद हरदोई की देश और प्रदेश की रैंकिंग में सुधार हुआ है। देश में 152वां तो प्रदेश में 8वां स्थान हरदोई शहर को मिला है, लेकिन मंडल स्तर पर जारी रैंकिंग में पिछड़कर तीसरे स्थान पर रही है। मंडल स्तर पर सीतापुर पहले और लखीमपुर दूसरे स्थान पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग में नगर पालिका परिषद हरदोई ने देश में 152वां स्थान प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष 1144वीं रैंक थी। प्रदेश स्तर पर 9वें स्थान से उठकर 8वें स्थान पर पहुंच गया है। मंडल स्तर की रैंकिंग में नगर पालिका परिषद हरदोई का तीसरा स्थान है और पहले स्थान पर सीतापुर और दूसरे पर लखीमपुर है। हरदोई की जो नगर पालिकाएं हैं और जो स्थानीय नगर निकाय हैं उनकी रैंकिंग के बारे में एक बार हम आपको बताते चलते हैं। नगर पालिका परिषद की प्रदेश में 8वीं रैंकिंग है, जबकि नगर पंचायत पाली 123वीं रैंकिंग और नगर पंचायत माधवगंज की 137वीं रैंकिंग है। नगर पंचायत गोपामऊ 179वीं रैंक है और नगर पालिका परिषद सांडी 202 तथा नगर पालिका परिषद बिलग्राम 209 रैंकिंग पर है। नगर पालिका परिषद पिहानी 210, नगर पालिका परिषद शाहाबाद 211 और नगर पालिका परिषद संडीला 413 रैंकिंग पर है। नगर पंचायत बेनीगंज 437, नगर पंचायत कुरसट 435, नगर पंचायत कछौना 486 और नगर पालिका परिषद मल्लावा 499वीं रैंकिंग पर है। यानी कि इस स्वच्छ सर्वेक्षण के बाद इन नगर पालिकाओं को अपनी रैंकिंग को ऊपर लाने के लिए लगातार प्रयास करना होगा। अपने अपने शहरों में, अपने अपने स्थानीय निकायों में कूड़ा प्रबंध पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर की चर्चा चल रही है और लोगों के अंदर उत्सुकता है कि उस नए स्थान पर रामलला के दर्शन करें जा करके, तो अयोध्या वृंदावन जैसे तीर्थ स्थलों को जाने के लिए अब हरदोई वासियों को संसाधनों के अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा।
16 जनवरी से अयोध्या, वृंदावन, मेहंदीपुर बालाजी और हरिद्वार के लिए हरदोई से सीधी रोडवेज बस की सेवा शुरू की जा रही है। राज्य सड़क परिवहन निगम ने बताया है कि इन धर्म नगरियों के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। जनपद से बड़ी संख्या में लोग इन तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रेनें हैं, लेकिन इनमें आरक्षण की भी परेशानी बनी रहती है। और इस समय हरिद्वार के लिए रोडवेज की सीधी बस सेवा शुरू की जा रही है। अयोध्या, वृंदावन और मेहंदीपुर बालाजी के लिए भी हरदोई से सीधी ट्रेन सेवा कोई नहीं है, इसलिए इन बस सेवाओं के शुरू होने से यहाँ के लोगों को लाभ होगा। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक अपराजित श्रीवास्तव के अनुसार इन बसों को 16 जनवरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए जाने की चर्चा चल रही है। इस समय कोहरे और प्रचंड ठंड के कारण सभी लोग प्रभावित हैं। कोहरे के कारण परिवहन निगम की बसों के पहिए भी थम से गए हैं। यात्रियों को भी वाहन के लिए भटकना पड़ रहा है और ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। इसलिए कोहरे का असर यातायात पर भी पूरी तरीके से पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC और चुनाव आयुक्तों EC की नियुक्ति से जुड़े कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और एक याचिका दायर की गई थी जिसमें दलील दी गई थी कि चयन समिति में चीफ जस्टिस CJI को शामिल क्यों नहीं किया गया है। इसके लिए कोर्ट को नए कानून पर अमल रोकने के आदेश जारी करने की बात कही गई थी, जबकि जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कल इस याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि हम दूसरा पक्ष भी सुने बिना एक तरफा रोक नहीं लगा सकते। कोर्ट ने अप्रैल में इस पर सुनवाई की तारीख सहमति के आधार पर जताते हुए केंद्र को नोटिस भी जारी किया है। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश ADJ बनने के लिए न्यूनतम 7 वर्षों का कार्य अनुभव रखने वाले अधिवक्ताओं को अब अपने मुकदमों की संख्या भी देनी होगी और इसके लिए अब आवश्यक हो गया है कि 3 वर्षों में किसी न्यायालय के समक्ष वे स्वतंत्र रूप से 24 से 30 मुकदमों की पैरवी कर रहे हों और साथ ही साथ सामान्य श्रेणी के अधिवक्ताओं के लिए मुकदमों की न्यूनतम संख्या 30 तथा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 24 रखी गई है। मुकदमों की स्वतंत्र रूप से पैरवी का प्रमाण पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश या हाई कोर्ट के महानिबंधक, निबंधक या सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को अब देना होगा। प्रदेश की सड़कों पर अब गड्ढे नहीं दिखाई देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन ने सड़क नई नीति संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसका सबसे ज़्यादा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को मिल सकता है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का नवीनीकरण 8 वर्ष बाद ही किया जाता था, लेकिन नई नीति में इसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही सड़क का निर्माण करवाने वाले ठेकेदार को ही 5 वर्षों तक सड़क की देखरेख भी करनी होगी। नई नीति के अनुसार यही फार्मूला लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली सभी सड़कों पर लागू होगा। हरदोई के चकबंदी कार्यालय से पिहानी के अब्दुल्ला नगर गांव में संचालित सहायक चकबंदी कार्यालय से पारा गांव के चकबंदी अभिलेख गायब होने की बात कही जा रही है। विभाग ने किसी नतीजे पर अभी नहीं पहुंचा है और पुलिस ने भी अभी कोई इस मामले में FIR नहीं दर्ज की है। हरदोई में एक रोचक घटना हुई जिसमें एक गाड़ी जो गैरेज में खड़ी थी, गाड़ी मालिक के वहाँ, उसमें एक सांप जो है घुस गया और स्टीयरिंग पर जब उन्होंने कोबरा को बैठे हुए देखा तो शोर मचाया। इसके बाद में वन विभाग वाले वहाँ पर आए और उन्होंने उसको पकड़ करके जहाँ पर आबादी में वो सांप था वहाँ से उसको ले जा करके कोबरा को जंगल में छुड़वा दिया गया है। ज़िले में इस समय अन्ना पशुओं यानी कि छुट्टा मवेशियों की बहुत समस्या से किसान परेशान हैं और ज़िले में लगातार ये गांव-गांव ये अन्ना पशु घूम रहे हैं, लेकिन इस कार्य को लिए जो नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं वो बिल्कुल अनदेखी किए हुए हैं और हरदोई शहर से लगे हुए ग्राम नानकगंज ग्रंट में आवारा पशु लगातार घूम रहे हैं। टेडियामा ब्लॉक का ग्राम नानकगंज ग्रंट
में यहाँ पर कुछ पुराने स्कूल हैं टूटे हुए, उनमें ये मवेशी लगातार आश्रय स्थल बनाए हुए हैं और दिन और रात में किसानों के खेतों पर उनकी फसलों को चर के उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। शासन ने जबकि अन्ना पशुओं के लिए आश्रय स्थलों का जायजा लेने के लिए नोडल ऑफिसर अभिषेक सिंह को 3 दिवसीय दौरे पर भेजा हुआ है और आश्रय स्थलों की सूरत सुधारी जाएगी। नोडल अधिकारियों के निरीक्षण से पहले दिन कई जानवर कोई संख्या जो रजिस्टर में है उसमें उन्होंने कम दिखला रखी है और सर्दी से ये जो आवारा पशु हैं वो भी परेशान हैं, लेकिन इनको आश्रय स्थलों तक पहुंचाने की जो व्यवस्था है वो बहुत ही लचर है और उसकी वजह से ये किसानों के खेतों में उनकी फसलों को चर के उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विचारों को और उनके द्वारा बनाए गए नियमों और आदेशों की हरदोई में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने नगर निकायों में भर्ती में अनियमितता के मामले में जांच को लेकर कल पश्चिमी बंगाल के कलकत्ता में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बोस, जो कि तृणमूल कांग्रेस के हैं, और विधायक तापस राय और उत्तरी दमदम नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष सुबोध चक्रवर्ती के आवासों पर छापे मारे। केंद्रीय बल और भारी संख्या में पुलिस बल की सुरक्षा में यह कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई की टीएमसी के नेताओं ने निंदा की है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर मजबूत आर्थिक बुनियाद के साथ इस चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6.9 से बढ़कर 7.2% के बीच रहने की उम्मीद है। वित्तीय परामर्श और ऑडिट सेवा देने वाली कंपनी डेलॉयट इंडिया ने अपनी तिमाही रिपोर्ट में इस बात को कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अंतर्निहित गति बन रही है। इसे आर्थिक बुनियाद में सुधार के रूप में देखा जा सकता है। हरदोई के पलिया शाहजहानपुर हरदोई लखनऊ हाईवे से जुड़ी टोडरपुर ब्लॉक रोड का दूसरा हिस्सा शाहाबाद पिहानी मार्ग पर मिलता है। सड़क की ओर से मरम्मत नहीं हुई है, जिसके चलते सड़क की हालत बहुत खराब है। लोक निर्माण विभाग ने सड़क के नए सिरे से निर्माण चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है और इस संबंध में अभी ये सारी बातें कागजों तक सीमित हैं। आपको बताते चलते हैं कि अल्जाइमर यानी कि भूलने की आदत वाला रोग, इसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक शोध हुआ है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस विभाग के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिससे अल्जाइमर का लक्षण 10 साल पहले ही पता लग जाएगा। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल